दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे आर के लिए क्रैश कोर्स जो इन्वायरमेंट का होगा। ठीक है, तो पर्यावरण का क्रैश कोर्स हम लोग इसमें देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही वही चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी जो एग्जाम में आने के योग्य है। ठीक है, तो परिस्थितियाँ इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होती है? तो परिभाषा की पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई जगह है, वहाँ पे घास है, घास फूस है, जानवर हैं, हाथी घोड़े हैं, कुछ भी है, तो उनके बीच और उनके पर्यावरण में जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक मतलब जीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। उनके बीच का जो परस्पर संबंध है उसका जब वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं विज्ञान में तो उसको परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अर्नेस्ट हैकल ने परिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओइकोलॉजी नाम से किया था। ओइकोलॉजी नाम से 1869 में किया था। तो एग्जाम में यही पूछता है कि सर्वप्रथम परिस्थिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल, इसमें हम ऑप्शन रहेगा तो उसको लगाएंगे अर्नेस्ट हैकल। तो पहला यही एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि अर्नेस्ट हैकल ने परिस्थितिकी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उसको क्या कहा था? तो ओइक्योलॉजी कहा था। 1869 में ही उन्होंने बता दिया था। अगला पॉइंट है कि परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अब इसको बताएंगे आप कि एजी टांसले ने किया था 1935 में। तो इन अर्नेस्ट हैकल ने बस परिस्थितिकी इकोलॉजी बताया था, इकोलॉजी। ठीक है, तो हम इकोलॉजी की परिभाषा जो नीचे देखे हैं कि इसमें क्या होता है कि जीव का, जो कोई जीव है, ठीक है, उसके जीव समुदाय क्या उसके आसपास के वातावरण में जीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं। हवा, पानी, ये सब निर्जीव हैं। सनलाइट, पेड़ पौधे, मिट्टी, इनके बीच का क्या परस्पर संबंध है, इनको अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया और पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया 1935 में। तो इन दोनों को याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, अगला है इसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक क्या होते हैं, इनके जो इकोसिस्टम होता है उसके घटक क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम हमने समझा कि जीव और निर्जीव के बीच जो परस्पर संबंध होता है, उनके जीव के आसपास के वातावरण से उनका कैसा संबंध है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, उसके अध्ययन को। तो उनकी शाखा, उनकी जो है घटक क्या होते हैं उनके, तो जैविक घटक हो सकते हैं और अजैविक घटक हो सकते हैं। अब देखते हैं जैविक घटक में क्या आते हैं। तो जैविक घटक में उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, उत्पादक में जो खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हुए, वो खाना बनाते हैं, सबसे पहले वही खाना बनाते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, ये पेड़ पौधे तो हैं। ठीक है, उपभोक्ता है जो इसको खाते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। तो उत्पादक जो ये खाना बनाते हैं इसी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब घटक क्या होते हैं? तो उत्पादक को और उपभोक्ता दोनों को जब इनकी मृत्यु होती है तब उनको जो है ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, तो वो अपघटक होते हैं। ठीक, अजैविक घटक क्या होते हैं? तो भौतिक कारक हो सकते हैं इसमें, अकार्बनिक कारक हो सकते हैं और कार्बनिक कारक हो सकते हैं। तो घटक में तो तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया जो सौर ऊर्जा से आती है, स्थलात आकृति है जिसमें मिट्टी उटी आती है, स्थलात आकृति है, वायु दाब है, ये सब है भौतिक कारक हैं। ठीक है, अकार्बनिक कारक में क्या क्या आएंगे जिसमें कार्बन नहीं है? तो जल है, मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है और वायुमंडलीय गैस है। तो अकार्बनिक में आएंगे। कार्बन में क्या आएगा? तो प्रोटीन आएगा, वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। तो ये जो है अजैविक घटक है जो किसी जीव के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स है तो जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैविक अजैविक समझ में आ गया होगा आपको। अब जैविक घटक के जो 3 भाग थे उनके उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जैविक घटक के 3 भाग हम लोग देखे थे। उत्पादक था जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर होता है जो, इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, कुछ घास आती हैं, जीवाणु और शैवाल आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो अपना खुद खाना खुद बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों को अपना भोजन बना सकते हैं, से अपना भोजन बना सकते हैं। तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि खुद बनाते हैं, जैसे आम हो गया, इमली हो गई, कोई भी पौधा हो गया जो खाना बनाता है जिसको हम लोग खा के अपना पेट भरते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, वो सारे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही बनता है। तो ये उत्पादक बनाते हैं, इनको उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। अभी कंज्यूमर कौन है? कौन इसको खाता है, कंज्यूम कौन करता है इसको? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में भी कई प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, जिसमें चरने वाले पशु आते हैं, जैसे बकरी, खरगोश,
ऊंट, टिड्डा जो कीड़ा होता है, ये सब प्राथमिक में आते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है। द्वितीय है शाकभक्षी हैं या अन्य प्राणी पर निर्भर रहते हैं। ये जैसे सांप है, भेड़िया है, कुत्ता है, शेर है, ये सब क्या है, वो सारे इसमें शेर नहीं आएगा, सांप है, भेड़िया है, कुत्ता है, ये सब इसमें आते हैं। तो शाकभक्षी या अन्य प्राणी, तो कुत्ता दोनों चीज खाता है, मांस भी खाता है और सादा भोजन भी करता है वो। तो शाकभक्षी या अन्य प्राणी है जिसमें सांप भी तो खाता है, ये घास फूस भी खाता है, कोई कोई घास, सांप घास खाते हैं, कोई कोई होता है जो मेढक वगैरह खा जाता है। ठीक है। तो द्वितीयक में आते हैं सेकेंडरी। तृतीय के टर्सरी में क्या आते हैं, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जो बकरी भी खा सकता है, जो भेड़िया को भी खा सकता है, तो वो उसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसको जो जो कि बाज, शेर, बाघ, ये सभी आते हैं। ठीक है। इसमें तो ये तीन तरह के उपभोक्ता थे। तो तीन उपभोक्ता के तीन प्रकार थे। अब अपघटक कौन है उसको देखते हैं। तो अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया आता है, कवक आता है। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर होते हैं। जो मृत पौधे, पेड़ पौधे, जंतु होते हैं, उन पर ये लोग निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। ठीक है। तो ये अपघटक में आते हैं। तो ये जो है अपघटक से यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। मगर हम लोग आरओ के लिए पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से देखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अपघटक भी समझ में आया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा जो है एक लेवल से प्राथमिक स्तर से द्वितीयक स्तर पे, द्वितीयक स्तर से तृतीयक स्तर पे, जैसे हम देखे थे अभी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसमें जो है जो ऊर्जा कैसे जाती है एक स्थान, एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा कैसे जाती है इसमें। तो जब भी देखे थे ये प्राथमिक, यहाँ पे मान लीजिए प्राइमरी है, प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो यहाँ ये कुछ खाएगा, घास फूस खाएगा, पहले प्राथमिक उत्पादक को खाएगा ये, फिर इसको ये खाएगा, फिर इसको द्वितीयक वाले खाएंगे, फिर द्वितीयक वाले को ये तृतीयक वाले खाएंगे। तो कुछ ऊर्जा ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, जो खाएंगे तो ऊर्जा तो लेंगे। तो वही ऊर्जा जो था कैसे जाती है उसको किसने प्रतिपादित किया था, एग्जाम में पूछता है। तो उसको 10% का नियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 10% का नियम जो पर्यावरण में था वो किसने दिया था। तो 1942 में लिंडेमान ने दिया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कई बार एग्जाम में पूछा है यूपीएससी, वो यूपी पीसीएस में और आरओआर में कई बार पूछा है। तो ये लिंडेमान नाम है इनका, इन्होंने ये दिया था। ठीक है। तो क्या कहा था इन्होंने, कहा था कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखता है। ठीक है। तो जो घास फूस खाता है, बकरी है जो, वो जो है जो उत्पादक है उसको जितना खाती है उसका बस 10% भाग ही वो क्या करती है, अपने में संचित रखती है। ठीक है। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता था, फर्स्ट वाला उपभोक्ता जिसको हम नीचे हम लोग पढ़े थे, ये वाला, ये जो उपभोक्ता यहाँ पढ़े हैं हम लोग, ये वाला में, ये उपभोक्ता वाला ये जो था, इसमें प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक पढ़े थे ना, तो उसी को बात कर रहे थे। प्रथम वाले में ये है, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है। तो ये खाया तो 10% क्या करेगा, जब इसको कोई खाएगा फर्स्ट वाले को जब मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु का भक्षण करता है या खाता है उसको, तो शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित होती है। तो 10% ऊर्जा ये ऊपर ले जाता है। ठीक है। तो अपन सेकेंड लेवल पे 10% फिर ले गया, ये 10% यहाँ से ये लेके आया, फिर इसका 10% ये ले गया। पर अब इसको जो खाएगा सेकेंड वाले को जो खाएगा थर्ड वाला, जो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो सर्वाहारी है, शेर बाघ, जिसमें शेर था, बाघ थे, ये क्या करेंगे, ये इनसे 10% लेंगे, 10% ऊपर लेके जाएंगे इनसे। तो खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% जो संचित ऊर्जा का अपने शरीर में भार में रूपांतरण होता है। तो बस 10% ही ऊपर जाता रहता है। ठीक है। वो वही जो है उसके भार में रूपांतरण होता है। 10% का नियम सीधे यही है, इसको लिंडेमान ने दिया था, सीधे सिंपल बात है, लिंडेमान ने दिया था। ठीक है। ये उत्पादक है, यहाँ से 10% ऊपर गया, फिर यहाँ से 10% ऊपर गया, फिर 10% यहाँ से ऊपर गया। ठीक है। यही है, लिंडेमान ने दिया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कि जयमंडली परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव केवल एक दिशीय होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो जैवमंडल होता है, जैवमंडल, जैसे अभी हम लोग हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा चलेगी, या तो ऊपर चलेगी या तो नीचे चलेगी, एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और एक दिशीय होती है। अब ये जैविक प्रणाली से अजैविक में नहीं जाएगा,
हमेशा वो अजैविक से जैविक वाले में जाएगा, बस एक दिशीय होता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह केवल एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। बस इतना याद रखना है। अब जो कई पिरामिड के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और भार का पिरामिड किस तरह से बनता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में, तो विभिन्न स्तर पे, जैसे प्राइमरी स्तर, सेकेंडरी और थर्डरी स्तर पे, प्रत्येक स्तर पे, जैसे कि ये प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता थे, द्वितीयक थे, तृतीयक थे, तो हर एक स्तर पे स्तर कहा जाता है इसको, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। तो हर विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो जीव भार का पिरामिड ऐसे बनता है कि प्राथमिक स्तर पर कितने जंतु हैं, उनका भार कितना है, फिर द्वितीयक पे भार कितना है, और तृतीयक में भार कितना है, इसी को रेखा चित्र से निरूपित करते हैं, तो उसको जीव भार या जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जीव भार का पिरामिड, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ये एग्जाम में पूछता है, सिंपल याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव ही सीधा बनता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड जैसे एक ही दिशा में चलता है, तो इसे मान लीजिए कि एक ही दिशा में सदैव सीधा बनेगा। ये ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। दूसरा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, तो पानी में की बात होगी, जब पानी या तालाब, समुद्र, जब इसका होगा तो इसमें जीव भार का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा जो है उल्टा बनता है। ठीक है, उसमें उल्टा बनता है, ऐसे इस तरह का। जो प्राथमिक है वो कम होते हैं, द्वितीय उससे ज़्यादा होते हैं, और तृतीय सबसे ज़्यादा होते हैं। ये कहने का मतलब है उल्टा होने को, जिसका भार ज़्यादा होगा, जैसे कि अब समुद्र की बात करते हैं, या अब गड्ढे की बात करिए, अब किसी तालाब की बात करिए, तो उसमें बड़ी मछलियाँ भी हैं, सबसे छोटे छोटे जीव होते हैं, देखे होंगे तो माइन जीव होते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। फिर शैवाल होते हैं जो अपना खाना खूब बनाते हैं, शैवाल होते, काई जिसको कहते हैं गाँव में, काई होती है। तो काई का भार, उसके बाद में छोटी वाली, इसको खाने वाली छोटी मछलियाँ होती हैं, जैसे छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, तरह तरह के नाम होते हैं गाँव में उनके। तो छोटी छोटी मछलियाँ होंगी, अब इनको बड़ी मछलियाँ खाएंगी, तो भार किसका ज़्यादा होगा, तो शैवाल सबसे कम होता है, उसके बाद छोटी मछलियों की का भार ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद बड़ी मछलियों का सबसे ज़्यादा भार होता है। जैसे समुद्र में ले लीजिए, तो बड़े व्हेल एक एक हैं, कितने हजार टन की एक एक हैं, तो उनका भार बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे इसीलिए उल्टा बनता है। देखिए, पहले कम भार वाला, फिर भार का मतलब ये है कि ये जो एरिया है, कम एरिया में लोग आ जा रहे हैं, ये ज़्यादा एरिया में सेकंड वाला आ रहा है, थर्सरी वाला सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो भार ये दिखाता है। ठीक है, सबसे भार कम किसका है, थोड़ा एरिया में है, तो भार किसका कम है, तो प्राथमिक वाले का। तो वही बता रहा है कि जलीय परिस्थिति के तंत्र में जैसे तालाब है, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, अब खाद्य श्रृंखला देखते हैं क्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है, इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो खाद्य श्रृंखला आती है। जैसे मान लीजिए मानव की खाद्य श्रृंखला क्या है, तो पहले शाकाहारी की बात करते हैं, तो गेहूँ चावल उगाए। ठीक है, तो गेहूँ चावल, फिर यहाँ से ये पेड़ पौधे से आम मिला, फल मिला, कोई भी फल मिला, फिर यहाँ से आदमी खाया इसको। फिर है, फिर इसको, तो एक इसकी श्रृंखला क्या हुई कि आम से भी आ रही है, फिर इसे वाला देख श्रृंखला में चल रहा है। उस तरीके से देखिए इसमें जो श्रृंखला है, तो उदाहरण के लिए जैसे घास को कौन खाया, टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। तो एक श्रृंखला बनी कि नहीं बनी। अब एक में से बीच में से मान लीजिए मेढक गायब हो गया, तो मेढक यहाँ से है ही नहीं, मेढक गायब, तो घास हो गया, फिर टिड्डा हो गया, टिड्डा को सांप नहीं खाएगा, तो क्या हो गया, श्रृंखला टूट गई इसकी, डिस्टर्ब हो गई। तो जब अगर पूरा जमीन से मेढक चले जाएंगे, तो हमारा जो खाद्य श्रृंखला है वो बहुत प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो एक सीरीज होती है, उसमें से एक भी कड़ी गायब होती है तो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम में ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जीव अगर खतरे में होता है तो सरकार उसको बचाने की कोशिश करती है, ताकि इकोसिस्टम हमारा मैनेज रहे, खाद्य श्रृंखला बरकरार रहे। ठीक है, तो एक खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल दूसरा होता है। खाद्य श्रृंखला इस तरह से होती है कि बीच से निकल गया तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। और जो खाद्य जाल होता है, जैसे मच्छरदानी आप लगाते हैं, देखेंगे तरह तरह के, यहाँ से चारों तरफ से लोग मिले रहते हैं, इस तरह से, यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला, तो खाद्य जाल होता है। मतलब कि खाना की विविधता होती है। जैसे कि मानव है, अभी हम लोग बता रहे थे कि हम लोग हैं, तो कुछ लोग होंगे उसमें शाकाहारी होंगे, कुछ लोग मांसाहारी होंगे, कुछ लोग मांसा शाकाहारी दोनों होंगे। ठीक है, कुछ लोग, ठीक है, तो मान लीजिए मांस अगर नहीं मिल रहा है आदमी को, तो शाकाहारी से अपना काम चला लेगा, जिसको शाकाहारी नहीं मिल रहा मांस से काम चला लेगा। ठीक है,
तो मानव तो जी लेगा, तो मानव क्या, अब इसीलिए क्या है कि विविधता है इसके खाने में, तो ये खाद्य जाल मानव को ज़्यादा होता है। तो जब यहाँ खाद्य जाल जो होता है उसमें से एक कड़ी अगर टूट भी जाती है तो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में हम समझेंगे, खाद्य जाल अगर आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम समझा दिए खाद्य जाल के बारे में। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला है, घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है, बाज है। तो घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया और बाज खाया। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रवाल भित्ति के बारे में समझते हैं। तो प्रवाल भित्ति परितंत्र क्या होता है? तो प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट का सागरी जीव होता है, जिसके अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति बनती है। ठीक है, तो बस सीधा समझिए, अब इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि पॉलिप होते हैं, फिर ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसमें सजीवी संबंध होता है। तो पॉलिप होते हैं और इनको रखने के लिए, इनको भोजन देने के लिए कौन होता है, कैसे इसमें कलर आते हैं, तो इस चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। सीधे क्रैश कोर्स में तो सीधे समझते हैं कि प्रवाल एक चूना प्रधान जो कैल्शियम कार्बोनेट सागरी जीव है, जिसके अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी यही सब है, बहुत डिटेल में नहीं है। पर प्रमुख जो होता है प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री साउथ में, इन्हीं के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ये पूछता है। इनको जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री का तापमान उपयुक्त है। तो 18 से और 25 डिग्री के बीच तापमान रहेगा तो जीवित रहेंगे। इससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ा तो इनका विरंजन होने लगता है, जो इनका सजीवी संबंध है। तो एक बार प्रवाल के बारे में जान ही लेते हैं, प्रवाल क्या होते हैं देख लीजिए। तो प्रवाल में जल के नीचे पाई जाने वाली बृहद संरचना होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट को दिखाए थे हम लोग, उसमें बताए थे। तो समुद्री अकशेरुकी प्रवाल के कंकालों से निर्मित ये जो व्यक्तिगत रूप से पॉलिप कहलाते हैं। ठीक है, पहले तो अकेले जब रहते हैं ना, प्रवाल के जो जीव होते हैं वो अकेले जब रहते हैं उनको पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। ठीक है, पॉलिप जो क्या करते हैं कि एक शैवाल के साथ एक काई होती है जिसे जूट जंतले कहते हैं, के साथ ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो ये मूंगे के सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फिर अब इसके बाद प्रवाल बनता है, प्रवाल हुआ या मूंगा कहते हैं इसको, मूंगा भी कहते हैं। तो प्रवाल ये बनता है। ठीक है, तो इनके लिए जो जूट जंतले है ये जो है इनके लिए जिम्मेदार होता है, इनके रंग के लिए। कलरफुल देखे होंगे शैवाल जो कलरफुल होते हैं, सब देखे होंगे कभी, अब रील देखे होंगे तो उसमें जब समुद्र में कोई घूमने जाता है पर्यटन करने के लिए, तो आँख पे मांस सुला के जाते हैं, सब देखते हैं अंदर, तो रंगीन रंगीन जो घास दिखाई देती है वो वही होती है। तो उसमें जो है रहने का शरण जो होता है प्रवाल देता है किसको, जूट जंतले को। ठीक है, और ये कलर देता है उसको, जूट जंतले जो है शैवाल को कलर देता है, रंग बिरंगा उसको बनाता है, और जो है खाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है शैवाल। ठीक है, और समुद्र की जैव विविधता का 25% से अधिक यही लोग रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये है जूट जंतले, याद रखिए। और जो ये है पॉलिप, ये पॉलिप है, यही पॉलिप जीव है जिसको मूंगा कहते हैं, यही प्रवाल बनाता है। जब यही खत्म होता है तो प्रवाल की भित्ति धीरे धीरे बनने लगती है। ठीक है, तो जब प्रवाल भित्ति का जो परितंत्र हम देख रहे थे तो उसमें था कि मुख्यतः जो है 18 से 25 डिग्री तापमान इनके लिए उपयुक्त होता है। मगर जब 25 डिग्री से जो तापमान बढ़ता है तब क्या होता है, जो जूट जंतले बताया था, जूट जंतले जो होता था, जो शैवाल होता है, वो जो है वो मरने लगता है। जब वो मरने लगता है तो बस हमको कैल्शियम कार्बोनेट समझ में आता है, और क्या होता है, जो शैवाल हमको सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रवाल विरंजन हो गया। प्रवाल विरंजन मतलब प्रवाल का जो कलर है उड़ गया। तो कलर तभी उड़ता है जब टेम्परेचर, जब समुद्री प्रदूषण बढ़ता है, तो जो पॉलिप होता है, जो काई होती है, जो शैवाल होता है, जिसको जूट जंतले कहते थे, वो होता है मरने लगता है, और उसी वजह से प्रवाल जो होता है विरंजन होने लगता है, प्रवाल का रंग उड़ने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के तट देखेंगे तो तट पे प्रवाल भित्ति है। एक लाइन से ऐसे प्रवाल जो है इसे लगे हुए हैं, तो प्रवाल भित्ति उसे कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है। अब कोई पूछता है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक हैं। सबसे अधिक पूछता है सर्वाधिक कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। ये क्रम लगवा देता है, तो याद रखिएगा, सर्वाधिक है अंडमान निकोबार में। कच्छ की खाड़ी में सबसे कम है, मन्नार की खाड़ी है, और लक्षद्वीप है। यहाँ पे जो है प्रवाल भित्तियाँ भारत में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रवाल विरंजन ये बता दिया कि प्रवाल विरंजन कैसे होता है। तो प्रवाल विरंजन जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, समुद्री प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जूट जंतले जो है मरने लगता है। उसके बाद क्या होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद हमको दिखने लगता है अकेले। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो देखे थे हम लोग 4-5 पॉइंट देखे थे इसका, इसको याद रखिएगा। पूछता है कहाँ भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा उसको। अगला है कि जैव विविधता
संरक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जैव विविधता होता क्या है। तो जैव विविधता क्या होती है। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में अपने अपने घर के आसपास आप रहते होंगे तो देखे होंगे, तो कोई जंगल होगा या कोई एक जमीन होगी जहाँ आप टहलने जाते होंगे या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे जितने पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के जीव जंतु उसमें घूमते रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो उस जगह की वो जैव विविधता है। एक जगह में कितने जीव रहते हैं उतनी विविधता। जैसे घर में आपके तरह तरह के लोग होंगे, कोई थोड़ा सांवला होगा, कोई गोरा होगा, किसी के बाल थोड़ा सा लंबे होंगे, किसी के छोटे होंगे, तो घर में ही जैव विविधता है। ठीक है। ठीक है। तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। वही बात है कि जैव विविधता मतलब कि कितनी अलग 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 वैरायटी कहीं पे है, उसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द का को परिभाषित किया गया था। तो ठीक है, तो पूछे कब परिभाषित किया गया था, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अगला है जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा इसको। वाल्टर जी रोजन ने किया था। वाल्टर जी रोजन इंपॉर्टेंट है, 1985 में इसने किया था। तो जय की जो विविधता होती है, जो भी बताया था परिभाषा उसकी, तो उनका जो लॉस ना हो, उसकी हानि ना हो। तो जैव विविधता बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो उसको लॉस ना हो इसलिए सरकार जो है जैव विविधता संरक्षण के कई जो है कदम उठाए हुए प्रयास करती है। तो जैव विविधता का जो प्रयास है वो किस तरह से होता है, उनके संरक्षण का जो प्रयास होता है। तो जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां होती हैं। एक होती है स्व स्थानीय, एक होती है बाह्य स्थानीय। तो मान लीजिए कोई जीव है, उसको खतरा है, वो धीरे धीरे उसको ग्लोबल वार्मिंग से समझिए, या तो उसका हैबिटेट या उसके रहने का घर जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जंगलों की कटाई हो गई है, मिट्टी का खनन हो गया है। तो जीव जंतु जो हैं वो कोई एक जीव है जो मरने के कगार पे है या लुप्त होने के कगार पे है। तो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, उसको संरक्षण प्रदान करती है। तो संरक्षण के दो प्रकार हैं, एक स्व स्थानीय है, एक बाह्य स्थानीय है। तो स्व स्थानीय को इन सीटू कहते हैं, इन सीटू संरक्षण, और इसको कहते हैं एक्स सीटू। ठीक है। तो इसका स्व स्थानीय का मतलब होता है कि जहाँ पे वो जीव था जिसको बहुत नुकसान हो गया, जो विलुप्ति की कगार पे है या जिसपे बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उसी के स्थान पे जहाँ वो रहता है, उसी के स्थान पे जिसका संरक्षण करना होता है, तो उसको कहते हैं स्व स्थानीय या इन सिटू, जहाँ है वहीं पे संरक्षण कर दिया उसका। और एक होता है बाह्य सिटू, मतलब कि उसको उठा के दूसरी जगह ले गए और दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो उसको एक्स सिटू कहते हैं। कि उसके स्थान से जहाँ वो रहता है उसको उठा के दूसरी जगह ले गए, तो उसको एक्स सिटू कहते हैं। ठीक है। पूछता है कि एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू संरक्षण है, या कौन सा जो है बाह्य संरक्षण है, या पूछता है कौन सा स्व स्थानीय संरक्षण है। तो ये चार ऑप्शन देगा, इसमें से दो ऑप्शन दे देगा, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें देगा, एक ऑप्शन यहाँ से दे देगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो स्व स्थानीय जहाँ है वहीं पे संरक्षण किसमें होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना के, जो नेशनल पार्क जो बनाया जाता है, तो नेशनल पार्क कौन बनाता है, तो राज्य सरकारें बनाती हैं। तो नेशनल पार्क बना के, वन्य जीव अभ्यारण्य बना के, जैव मंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व बनवा के, पवित्र उपवन एवं झीलें बना के। पवित्र उपवन मतलब जंगल को इसे पवित्र घोषित कर देना। ठीक है। ये कौन करता है, कौन बताता है, तो राज्य सरकार ही बनाती है। मगर पवित्र उपवन वो होते हैं जो कोई कम्युनिटी होती है जो जंगल में निवास करती है, वो ये सोचती है कि हमारे पूर्वज यहीं पहले रहते थे, उनकी पूजा पाठ करती है, तो उनका संरक्षण कर देना। ठीक है। तो वहाँ पे उस तरह का भी जो होता है वो स्व स्थानीय होता है या इन सिटू होता है। दूसरा है सामुदायिक आगार एवं संरक्षण आगार। तो ये एक दो तीन चार पाँच पांच प्रकार का जो है इन सिटू जो है संरक्षण का प्रकार है। ठीक है। अगला है बाय सिटू। ये नंबर दिया कितने भारत में भी हैं, तो जब ये पीडीएफ बना था तब ये अलग था, अब अलग बदल सकता है, तो करंट अफेयर्स में इसको बताया जाएगा कितना है। तो बाह्य संरक्षण क्या होता है, जैसे जीन बैंक है, तो कोई जीव खत्म होने वाला तो उसका जीन निकाल लिया गया, उसको जीन ले जाके संरक्षित किया गया कहीं दूसरी जगह। जीन है। बीज बैंक है, तो कोई पशु है उसका जो सीमन है वो खत्म होने वाला, तो सीमन को निकाल के और उसको किस में, तो क्रायोजेनिक विधि से उसको संरक्षित कर दिया गया, तो वो सब बात है। वही है निम्न तापीय संरक्षण, मतलब यही होता है निम्न तापीय मतलब क्रायोजेनिक या 0 डिग्री से नीचे जाके किसी चीज़ को संरक्षित करना। अगला है वनस्पति उद्यान जो होता है वो है, वृक्ष उद्यान है, जंतु उद्यान है, चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में देखे होंगे तरह तरह के जीव उसमें अलग अलग होते हैं, उनको दूसरी जगह से लाकर उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है। जंतु विज्ञान में भी यही होता है, जंतु उद्यान में वही होता है कि वृक्ष उद्यान में भी यही होता है। ये सब बाय सीटू के उदाहरण है ये। ठीक है। तो इस जब मिलान कराएगा तो इस समझ में आ जाएगा आपको। जीन बैंक जो है वो बाय सीटू का उदाहरण है, बीज बैंक भी बाय सीटू का है, और निम्न तापीय संरक्षण भी बाय सीटू का है। चिड़ियाघर को पूछता है, ये भी बाय सीटू है। ठीक है। ये सारी परियोजनाएं हैं, इस तरह सरकार संरक्षित करती है। अगला है, तो भारत के जीव जंतुओं
के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसको समझ लेते हैं, क्या कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो कस्तूरी मृग का जो है, कस्तूरी मृग मृग परियोजना चलाई गई थी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए आईयूसीएन के सहयोग से 1970 में। ठीक है, 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई थी। फिर गंडा परियोजना 1987 में चलाई गई थी। हुंगुल परियोजना थी 1970 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, इंपॉर्टेंट पूछता है। 18 राज्यों ने में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। तो ये पूछता है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर कब चालू किया गया था, तो 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इसको भी मिलान कराता है। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में चलाया गया था ताकि हाथियों का नुकसान न हो। लाल पांडा जो है 1966 में WWF के सहयोग से, वर्ल्ड वाइड फंड के तहत सहयोग से। ठीक है, और हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में चालू गई थी। कस्तूरी को देख लिए ऊपर हम लोग। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो 2006 में, गिद्धों को बचाने के लिए। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो 1999 में। गंगा डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको भी चलाया गया। मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट 1974 में चलाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है उस प्रोजेक्ट में लोगों को क्या करना होता है, सरकार के साथ मिलकर इनका जो है संरक्षण करना होता है। ठीक है, अब इसी में पूछता है एग्जामों में कि प्रमुख जो पर्यावरणीय अधिनियम कौन कौन से हैं। तो कई बार इंपॉर्टेंट है, एक शॉर्ट वीडियो भी इसका मैं डाला हूँ, उसको देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले 1927 में आया था भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इसको कहते हैं, 1972 में आया था ये। फिर वन संरक्षण अधिनियम आया। तो भारतीय वन जब रहेगा तो 1927 है। वन संरक्षण नियम है तो 1980 है। ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में आया था। ठीक है, तो वन वाला जो आया था, वन संरक्षण अधिनियम जो आया था 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो आया था 1986 में। और वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। सब पूछता है, मिलान कराता है कौन कौन पहले आया था, उसके क्रम में लगाइए। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला याद रहे चाहे न रहे, ये वाला याद रहना चाहिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है कि वह स्थान जहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ बहुत ज़्यादा 70% लगभग लगभग जो विविधता है वो खत्म होने वाली है। कोई जीव है 70% खत्म होने वाले हैं वहाँ पे। तो वो जो होता है पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट कहलाता है। ठीक है, तो भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन कौन क्षेत्र हैं ये पूछता है। तो हिमालय का क्षेत्र है, जैसे भारत को देखें तो हिमालय क्षेत्र का जो है ये पूर्वी भाग है। ये पूर्वी भाग जो है ये जो हॉट स्पॉट है, तो हिमालय क्षेत्र का पूर्वी भाग हॉट स्पॉट है। इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र का मतलब कि जो ये नागालैंड वाला ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र इसको कहते हैं, म्यांमार और भारत को मिला के। फिर सुंडालैंड, तो सुंडालैंड जो है ग्रेट निकोबार और द्वीप समूह है। ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप और द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार समूह जो है सुंडालैंड में आते हैं। तो ये इधर वाला सुंडालैंड ये वाला है, जो ये सुंडालैंड है। फिर पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट मतलब ये वाला क्षेत्र, ये वाला। और यहाँ पे श्रीलंका वाला क्षेत्र जो है ये वाला, ये जो है हॉट स्पॉट में आते हैं भारत के। तो आपको समझना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ता है। और मैप में अगर आप समझे रहेंगे तो हो जाएगा काम कि ये पश्चिमी घाट आपका जो पश्चिमी पूर्वी हिमालय है वो, और ये इंडो म्यांमार वाला क्षेत्र जो है ये, फिर से सुंडालैंड वाला क्षेत्र ये है, और फिर ये श्रीलंका वाला क्षेत्र है। भारत वाला जो तमिलनाडु से जो धनुषकोटी से जोड़ता है, मन्नार की खाड़ी वाला, तो वो भी थोड़ा क्षेत्र इसमें आता है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र जो आता है वो। तो ये जो है हॉट स्पॉट है भारत में जैव विविधता के। अगला है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण जो है रामसर साइट के तहत होता है, रामसर कन्वेंशन। तो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। अब ये पुराना है काफ़ी जो PDF है। तो ये भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, कमेंट करके बताइए कितनी है। ठीक है, तो रामसर है ईरान का स्थित एक नगर है, उसको रामसर, उसी में बैठक हुई थी 1971 में 2 फरवरी को। तो इसी वजह से इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ गया था, तभी से प्रसिद्ध है। तो पूछता है रामसर कन्वेंशन किसके लिए है, तो विश्व आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, मोन्टेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो ये भी रामसर से संबंधित है। ठीक है, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। रामसर कन्वेंशन का विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो 2025 तक भारत में भी जो है 85 रामसर साइटें हैं, 85 के आसपास हैं। 85 नहीं 89 हैं, 89 रामसर साइटें हैं भारत में अभी वर्तमान में 2025 में। 2025 तक 89 रामसर साइटें हैं, इसको भी याद रखिएगा।
ठीक है। अगला है, तो इसको कभी कभी पूछता है कि जो आर्द्र भूमि होती है उसको उसको पर्यावरण का या इकोसिस्टम का किडनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न आंदोलन हुए थे, ठीक है, तो पर्यावरण, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन तो कौन कौन है? तो सबसे अधिक पूछता है कि शांत घाटी का और चिपको आंदोलन। तो याद रखिएगा, जो शांत घाटी आंदोलन था 1973 में हुआ था केरल में। ठीक है, चिपको आंदोलन जो था 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव में हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व करता पूछता है तो सुंदर लाल बहुगुणे हैं, गौरा देवी हैं और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो 3 लोग इसके इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अगला है मैती आंदोलन 1994 में। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड में किया गया था। और बलिया पाल आंदोलन जो है उड़ीसा गांव में हुआ था। ठीक है। बिश्नोई भी पूछ लेता है कभी कभी, तो बिश्नोई जो है अमृता बिश्नोई की, उसमें 1731 में ही चला था ये बिश्नोई आंदोलन। और पिक्को आंदोलन जो है 1983 में कर्नाटक में चला था, पांडुरंग हेगड़े के उसमें। नर्मदा बचाओ 1989 में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे और अरुंधति राय द्वारा चला था ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और नवोत्थान्य आंदोलन जो था 1982 में जैव विविधता संरक्षण के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो ये सब आंदोलन जो है याद रखिएगा। जंगल बचाओ आंदोलन जो था बिहार में 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। तो ये मोटा मोटी पूरा आंदोलन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें नर्मदा बचाओ, शांत घाटी, चिपको और बिश्नोई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बार बार पूछता है। ठीक है। अगला है, भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उसके बारे में कि जो बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं उनके बारे में जानकारी दिया है इसमें। तो सबसे पहला नीलगिरी बना था 1986 में, सबसे पहला था ये। उसका नंदा देवी है, नंदा देवी मानस है, मन्नार की खाड़ी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, नौकरेक है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है, डिब्रू सैखोवा है। सबसे छोटा कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। दिहांग देवांग है, पंचमढ़ी है, अगस्ता मलाई है, अचानक मार है, अचानक मार, अमरकंटक, कंचनजंगा, कच्छ का रण सबसे बड़ा जो है कच्छ का रण है, शीत मरुस्थल 2009 में बना था, शेषाचलम है 2010 में, और पन्ना है। तो ये जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, मिलान कराता है कौन कहाँ पे है। तो कौन कहाँ पे है इसके लिए अलग से क्लास करवा दी जाएगी, कौन कहाँ पे है। ठीक है। तो कुछ जो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी हो जाते हैं, अभ्यारण्य भी हो जाते हैं उसी में, उसी के अंदर में। तो नीलगिरी का आप नाम सुनेंगे तो आप जब नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगा इसका, बायो सेंचुरी पढ़ेंगे या अभ्यारण्य पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगा। उसी तरह नंदा देवी है, मन्नार की खाड़ी है, नौकरेक है, सिमलीपाल है, जो है ये सब लोग आ जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं ये। ठीक है। तो पढ़ेंगे तो उसमें बार बार रिपीट होगा तो याद होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो प्रमुख वन्य जीव संस्थान कहाँ कहाँ हैं, तो ये भी पूछता है, मिलान करवाता है। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। तो जो इंपॉर्टेंट उसी को बताते हैं, तो केंद्रीय पंछी शोध संस्थान इज्जत नगर में बरेली में है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है, सलीम अली पंछी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो कोयम्बटूर में है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। इसको पूछता है, बहुत ज़्यादा वन प्रबंधन वाला पूछता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण भी है, तो इनको पूछता रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, कई बार पूछा है सबको। अगला भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। अगला है इसमें टॉपिक इसका कि यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, MAB इसको कहते हैं, MAB मैप कहते हैं इसको। भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। तो पूछता है कि यूनेस्को के मैप में मैन एंड बायोस्फीयर में भारत के कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, इन 18 में से कौन इसमें शामिल है। तो आगार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है कौन कौन, तो नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्ता मलाई, कंचनजंगा और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें शामिल है। जब इसमें शामिल रहता है तो वो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस का जगह हो जाती है। ठीक है, ये पूरा बात हो गया। अब है भारत में टाइगर रिजर्व की सूची जो है, तो अब इसको पूछता मिलान कराता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। झारखंड में पलामू है, पलामू टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है, अमनगढ़ है।
तो जो अपडेट होगा उसे करंट अफेयर्स में अपडेट कराया जाएगा, ठीक है, तो घबराइएगा मत इसमें। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है, अमनगढ़ है। उड़ीसा में है सिमलीपाल, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल पूछता है बार बार, तो इसको याद रखिएगा। पलामू पूछता है, सिमलीपाल पूछता है, सतकोसिया भी पूछता है। असम में है मानस है, नामेरी असम में, याद रखिएगा ये पूछता है। काजीरंगा तो ये भी पूछता है। ओरेंग ओरांग टाइगर रिजर्व जो असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं, इसको भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीगढ़ और अमनगढ़। तमिलनाडु में मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़ मुडन्नथुरई, कलक्कड़ मुंडनथुरई, ये भी जो है वहीं पे है। अन्नामलाई, श्रीविल्लिपुतूर, मेघामलाई जो है तमिलनाडु में है। इस तरह से पूरा दिया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बुक्सा है, तो बुक्सा पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बुक्सा, याद रखिएगा। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में दम्फा को पूछता है, दम्फा कहाँ है, मिजोरम में है। जिसमें एक टाइगर रिजर्व होगा जिस प्रदेश में, उसका पूछता है, तो याद रखिएगा। मिजोरम का पूछता है दम्फा, बुक्सा भी पूछता है। बुक्सा दम्फा में कन्फ्यूज नहीं करना है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में, दम्फा है मिजोरम में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिशनधारी, एक ही है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है। उदंती सीता नदी, अचानक मार, छत्तीसगढ़ में भी अचानक मार है, ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, ये पूछता है, याद रखिएगा। नामदफा पूछता है, तो नामदफा में आप कन्फ्यूज असम में और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, तो याद रखिएगा नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में, कमलांग टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। केरल में पेरियार है, और पेराम्बीकुलम भी केरल में है। तेलंगाना में जो है कावल टाइगर रिजर्व पूछता है, इंपॉर्टेंट है। और अमराबाद भी है, अमराबाद भी मिलान कराता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्री सैलम है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पन्ना है, देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय धुबरी है, ठीक है। संजय गांधी धुबरी जो है ये है, तो इसको पूछा है, कान्हा टाइगर रिजर्व को पूछता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबी अंधेरी, पेंच है। तो पेंच देखिए कॉमन है इसमें, पेंच और इसमें भी पेंच है, तो दोनों पेंच है। तो कुछ भाग जो है पेंच का महाराष्ट्र में है, कुछ भाग जो है एमपी में है, इसलिए पेंच दोनों में है। सह्याद्री है, तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सह्याद्री कहते हैं महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को। नौगांव, नागजीरा, बोर बोर पूछता है, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बोर महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। फिर कर्नाटक में है बांदीपुर, कर्नाटक सबसे अधिक पूछता है, तो कर्नाटक में बांदीपुर है, भद्रा है। दाडेली अंसी है, अंसी पूछता है, अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नागरहोल भी वहीं है। बिलगीर रंगनाथम मंदिर टाइगर रिजर्व भी कर्नाटक में। उत्तराखंड में कार्बेट है, जिम कार्बेट राजा जी टाइगर रिजर्व 2 है। तो ये टाइगर रिजर्व हो गए हमारे, ठीक है। अब हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, तो इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह का, किसी भी, बस पृथ्वी का ही नहीं, किसी भी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली प्रोसेस होता है। अगर CO2 रिलीज नहीं करेंगे तो नेचर भी इस तरह से तभी हीट बनी रहती है। जब ये तब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होगा तो बनी नहीं रहेगी, मतलब कि कोई चीज़ संभव नहीं है। तो प्राकृतिक तौर पर कोई चीज़ होता है तो सही होता है, मगर हमने क्या किया है कि प्राकृतिक तौर पे तो होता ही है, फिर हमने भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है, जो कि और हीट ट्रैप होने लगी है। तो पहले प्राकृतिक तौर पे होती थी, फिर मानव मेड की तरफ से भी, कृत्रिम तरीके से भी जो हम रिलीज करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे वातावरण में बढ़ने लगा, जिससे कि और हीट होने लगी पृथ्वी। तो जैसे हीट बढ़ने लगा तो उसके अब दुष्प्रभाव भी दिखेंगे हमको, जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, ठीक है, ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कई असर हैं। तो ग्रीन हाउस गैस से ही जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैस की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, फोरियर ने, इस बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भूमंडलीय तापीकरण, देखिए कौन कौन से प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो है, सबसे अधिक जो इफेक्ट करती है, तो पूछता है कि सबसे अधिक इफेक्ट करने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जलवाष्प 60% अकेले है। जो जलवाष्प होता है वातावरण में, वो जो है ग्रीन हाउस गैस, वो भी बहुत ज़्यादा हाईली ग्रीन हाउस गैस वो भी फैलाती है।
तो 60% वो अकेले है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए कितना परसेंट है, 26% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। मीथेन का भी जो है 4 से 9% है। क्षुभमंडलीय ओजोन जो है उसका 3 से 7% है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O उसका भी 1.5% है। और CFC जो है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका है 0.1 से 0.04 तक है। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरा जो है ग्रीन हाउस गैस के इतने ही हैं। कुछ अन्य भी गैसें हैं मगर प्रमुख गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसें यही हैं जो कि मेजर इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे मेजर 3 हैं इसमें। ठीक है, एक जलवाष्प है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मीथेन है। ठीक है, ये 3 मुख्य हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी को पूछ देगा तो सब ग्रीन हाउस गैस भी हैं, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण, यही मुख्य इंपॉर्टेंट है, इसी को क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। टेस्ट अगर हमारा आपने देखा होगा, सॉल्व किया कराए हैं जो RO का, UPSC का, UPPCS का, तो उसमें बेसिकली पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस में वायुमंडलीय गैसें द्वारा किस किरण को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अवरक्त विकिरण को अवशोषित लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। तो सारा गैस को, सारे सनलाइट को या पृथ्वी से रेडिएशन जो निकलता है उसको सबको नहीं वो लोग ट्रैप करती हैं, सब अवरक्त किरण को बस ट्रैप करती हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश जो है चीन है 28% का। संयुक्त राज्य अमेरिका है 15% का। तीसरे स्थान पे जो है भारत भी है 7% पे। और रूस जो है चौथे स्थान पे है 5% से। जापान 3% से 5वें स्थान पे है। तो याद रखिएगा तीसरे स्थान पे भारत है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, तो ये प्रभाव से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो उसका आला विभाग D सही होता है उसका। 1 2 3 4 5 6 दिया रहेगा तो D सही होगा कि सभी सही है। ठीक है, तो क्या होता है प्रभाव भूमंडलीय ऊष्मन का या भूमंडलीय तापन का या ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो याद रखिएगा, लिखना है एग्जाम में। बादलों में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस गैस होता है तो बादलों में वृद्धि होती है। पौधे द्वारा जल उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। और अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में होगा तो कहीं कहीं पैदावार जो है बढ़िया हो सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। किसी किसी क्षेत्र में जहाँ पहले फसल नहीं होती थी या देर में होती थी वहाँ पे जल्दी होने लगेगी, कहीं कहीं जो है फसल की पैदावार ज़्यादा होने लगेगी। ये बात भी देखिएगा। ठीक है, और नकारात्मक क्या होगा, फसल उत्पादकता में कमी हो जाएगी, तो कहीं कहीं कमी होगी, कहीं कहीं बढ़ेगी। अब अच्छा ये सोचिए कि प्रकाश संश्लेषण अगर ज़्यादा हो रहा है तो पैदावार ज़्यादा होगी, तभी तो ज़्यादा ज़्यादा होने का फायदा होगा। तो ये हो सकता है उत्पादन में कमी आ सकती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो उत्पादन में कमी हो जाएगी, जैव विविधता में कमी होगी। ठीक है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होएगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, तो जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ नुकसान होगा, सूखा आएगा वहाँ भी नुकसान होगा। ठीक है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, तटीय प्रदेशों का डूबना जो अभी बताया हमने, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का जलस्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोग में वृद्धि होना। स्कैंडिनेवियाई देश प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफ़ी तट जो है समुद्र में समाहित हो जाएंगे। और समय से पूर्व जो है आमों में बौर आना देखे होंगे, समय से पहले आ जाता है। ठीक है, अभी आप देखे होंगे समय से पहले बौर आ जाता है, कोई भी फल जो है समय से पहले होने लगता है। तो ये जो है पूरा उसका प्रभाव है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, लोग परेशान हैं। अम्लीय वर्षा होने वाली कराने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, तो सब एग्जाम में पूछने वाला मेन मेन पॉइंट दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है, इतना पढ़ लेंगे तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अम्लीय वर्षा कराने वाले गैस कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NOx है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 4 गैसेज हैं जो कि अम्लीय वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 बनाता है, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रस का ऑक्साइड बनाया गया है, HNO3 बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शायद बनाता है ये, और NO2 भी। ये लोग तीनों लोग, बस इतना पूछेगा, ये सब आप पूछेगा नहीं कौन सा अम्ल बना रहा है, ये चारों जो है अम्लीय वर्षा करने के लिए योगदान देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। CO2 है, SO2 है, NOx है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रभाव क्या पड़ता है, तो त्वचा पर फफोले पड़ने लगते हैं, ताजमहल के रंग में परिवर्तन आने लगा है SO2 के कारण, और जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और अम्लीकरण बढ़ता है, किसका, समुद्री अम्लीकरण बढ़ सकता है।
तो ये जो है पूछता है बार बार। देखिए अब किससे किससे हो रही है, CO2 से भी होती है, SO2 NO2 यही तीन NOx यही तीन पूछता है मुख्य। तो याद रखिएगा तीनों से होती है। BRPCS में शायद दिया पूछा था, BRPCS के एग्जाम में पूछा था किससे किससे होती है, तो तीनों से होती है, बस दो से नहीं होती। कहीं कहीं एग्जामों में बस ये दो ऑप्शन देता है, SO2 NOx। तो इन दोनों से भी अगर दिया रहे तो ये दोनों भी सही होंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो वो भी सही होगा। ये हो गया हमारा अम्लीय वर्षा। अब कृत्रिम वर्षा कैसे होती है, तो अगर अब वर्षा कहीं नहीं हो रही है, कृत्रिम वर्षा करवानी है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो जहाज वहाज से या कुछ ऐसे मशीनरी से सिल्वर आयोडाइड का गर्म गर्म वर्षीय बादल में छिड़काव करते हैं। इसको गर्म वर्षीय बादल कहते हैं इसको। इसको आसमान में छिड़काव करते हैं तो बारिश होने लगती है। ठीक है, अगला है शुष्क वर्ष जो होता है CO2, शुष्क CO2 होता है। और एल्किल हैलाइड, एल्किल हाइडाइल जो है शीत वर्षीय जो है बादल से हम लोग अम्लीय वर्षा कृत्रिम वर्षा कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड से, और शुष्क CO2 से, और एल्किल हैलाइड से। तो इन बातों को याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो इसी से बन गया, यहीं से पूछता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ कवर हो जा रहा है आपका बढ़िया से। ठीक है, ओजोन के बारे में पूछता है, ओजोन क्षरण। तो ओजोन क्षरण क्या है, ओजोन लेयर। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत आता है, समताप मंडल के अंतर्गत आता है। इसको पूछता है कि कहाँ पे है ओजोन परत, परत किस मंडल में है, तो समताप मंडल में है। तो प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों की से रक्षा करता है। इसकी पृथ्वी पे विभिन्न प्राणियों की रक्षा करता है, एक कवच का काम करता है ओजोन। कहाँ पे, समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट है कि ओजोन का अधिकांश भाग जो 90% समताप मंडलीय नीचे मंडल की निचली परत से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। दूसरा है क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है ओजोन। ठीक है, अगला है क्षोभ मंडल का ओजोन वायुमंडल को प्रदूषित करता है, प्रदूषण भी फैलाता है और ग्रीन हाउस गैस भी दोनों करता है। क्षोभ मंडल वाला जो निचली क्षोभ मंडल में है जिसमें हम लोग रहते हैं, प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में भी मदद करता है। इसलिए क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक माना जाता है। तो क्षोभ मंडल का ओजोन जो हानिकारक है, क्या क्या करता है, तो प्रदूषण करता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है, स्मॉग का निर्माण करता है। ठीक है, अगला है वायुमंडलीय ओजोन का मापन डाबसन से, डाबसन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। इसे डाबसन यूनिट में व्यक्त किया जाता है, डाबसन यूनिट में। तो यूनिट भी पूछता है, ओजोन मापन का यूनिट क्या है, तो डाबसन है। ठीक है, एक डाबसन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई का 0.01% मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 0.01 mm के बराबर होता है क्या, तो एक डाबसन यूनिट का शुद्ध ओजोन की मोटाई। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ओजोन के बारे में भी हो गया। तो देखिए शॉर्ट तरीके से सब बढ़िया से हो जा रहा है। अब ओजोन को डिफ्लीट करने वाले या ओजोन को विघटनकारी, ओजोन को ओजोन जिसके कारण विघटित होती है वो पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCs है, जो AC में या फ्रिज में डाली जाती है गैस, CFCs। फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC जो है ये भी है। हैलोजन्स हैं जिसमें आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब आते हैं। तो हैलोजन्स भी इसमें आते हैं। नाइट्रस के ऑक्साइड आते हैं, NOx जो आते हैं। ट्राईक्लोरो एथिलीन भी इसमें आता है, और हैलोन आते हैं इसमें, हैलोन 12, 11, 13, 01। तो इतने आते हैं, इसको बस किसी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ओजोन विघटनकारी पदार्थ जो है CFCs है, HCFCs, हैलोजन्स, नाइट्रस के ऑक्साइड, ट्राईक्लोरो एथिलीन और हैलोन। ठीक है, ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थ में सबसे मुख्य जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो CFC कहते हैं। तो CFC भी ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है CFC। ठीक है, CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से होता है। इसका जो व्यापारिक नाम है उसको फ्रेयॉन कहते हैं। पूछ सकता है फ्रेयॉन क्या है, तो फ्रेयॉन जो है ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये ओजोन को डिप्लीट करती है। दूसरा बात, तीसरी बात, CFC इसका तीसरा नाम इसका CFC है, CFC का दूसरा नाम फ्रेयॉन भी है। ठीक है, ये बात है। अगला है CFC का मुख्य उपयोग क्या है, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के उपाय, तो ओजोन परत जो जिसका विघटन हो रहा था, हैलोजन, ये जो विघटन अभी नीचे पढ़ के आए लोग, विघटनकारी जो एजेंट थे जो उसकी परत को गला रहे थे, ये लोग गला रहे थे।
तो उसको बचाने के लिए कौन कौन से जो है अभी समय या कौन कौन से जो वैश्विक स्तर पे प्रयास किए गए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसको भी एग्जाम में पूछता है। तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक G.W. केंट मूर ने नेतृत्व में 2005 में अनुसंधान हुआ। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता चला कि ओजोन हैलो जो है तिब्बत पठार के ऊपर है। तो ओजोन परत के क्षरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया 16 सितंबर 1987 को। तो ये भी डायरेक्ट डेट पूछता है, 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात है। अगला है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दे दिया अगला। ठीक है, तो 16 सितंबर याद रखिएगा 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 से वर्ष 2000 तक सीएफसी का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करना था। किसको? विकसित देशों को। ठीक है। अगला है रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता पे हस्ताक्षर किया। और इनमें से 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी रखने का लक्ष्य किया गया है। ठीक है। और सबसे अगर सफल कोई प्रोटोकॉल है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्योंकि इसने फिर से रिकवर कर लिया। जो छेद हुआ था, जहाँ पे गला था, ओजोन खत्म हुआ था, डिप्लीट हुआ था, वो फिर से भरने लगा। ठीक है। ठीक है, तो ओजोन के संरक्षण के बारे में हम देख लिए। अब देखते हैं ओजोन का महत्व क्या है। तो ओजोन परत क्षरण के क्या क्या प्रभाव जो पड़ते हैं। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। UVA जो है 315 से 415 एनएम की है, नैनोमीटर वेवलेंथ है इसकी। और UVB है 280 से 315। UVC है 100 से 280। तो UVB जो है किरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो अत्यंत घातक एवं सनबर्न होती है ये UVB वाली, जो बीच वाली है 280 से 315 वाली, यह अत्यंत घातक सनबर्न करती है, मोतियाबिंद करती है, त्वचा कैंसर करती है, जीन पर उत्परिवर्तन म्यूटेशन करती है। ठीक है, अनुवांशिक दोष को पैदा करती है ये। तो UVB बहुत खतरनाक है। तो ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की जो 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है, उसको जो है ओजोन परत खुद ही रोक लेती है ऊपर। ठीक है, तो ओजोन के बारे में टोटल इतनी जानकारी है, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। अगला है पर्यावरण एवं सतत विकास क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से उनको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो हम अभी अब जहाँ भी आप हैं अभी वर्तमान में, जब अभी वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ पे हैं, आपके चारों तरफ जितना भी है पेड़ पौधे, जीव जंतु, आपका कपड़ा लत्ता, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी जो है, उसको सामूहिक रूप से हम उसका पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरा भौतिक एवं जैविक दशाओं और उसके साथ अंतःक्रिया से सम्मिलित है। समझ रहे हैं बात को? जैसे आप कह रहे हैं, आप जिस रूम में ही अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितनी भी अजैविक चीज़ें हैं, जैसे अपने रूम से बाहर निकलेंगे अपना मोबाइल लेके, तो जाएंगे तो कोई पत्ती को छूएंगे, कहीं फूल सूंघेंगे, कभी महुआ के पेड़ अगर आपके घर के अगल बगल होगा तो वहाँ वो गिर रहा होगा तो उसको आप पकड़े देखेंगे। तो जो आप उसके साथ अंतर क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, वो सब आपका पर्यावरण है। ठीक है। तो देखा पर्यावरण में किस तरह से, पर्यावरण किस तरह से है। पर्यावरण में क्या होता है? तो जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जीव मंडल है। ठीक है। तो वायुमंडल में कौन कौन से हम लोग पर्यावरण से सीधे हम लोग प्रभावित होते हैं? तो एक क्षोभ मंडल से, एक समताप मंडल से। ठीक है। स्थल मंडल में क्या है? मरुस्थल है, मैदान है, पर्वत है। ठीक है। जल मंडल में हिमनद है, झील है, नदी है, सागर है। और जीव मंडल में क्या क्या आता है? तो पौधे आते हैं, जंतु आते हैं। इतने से हम इंटरेक्ट होते रहते हैं जहाँ भी आप होंगे। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, इससे आप जरूर इंटरेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये बात हो गई। पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं। तो घटक में भौतिक घटक या अजैविक घटक, स्थल है, वायु है, जल है। ठीक है। जैविक घटक में क्या आते हैं? पादप हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं। सांस्कृतिक में क्या है? तो मानव निर्मित जो गतिविधियां हैं सब इसमें आती हैं तो पर्यावरण में। ठीक है। अगला है पर्यावरण, इन्हीं का प्रदूषण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, अब पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? तो देखिए, इसी में ये पूरा प्रदूषण का ये मामला है, इसी में प्रदूषण होता है। या तो क्षोभ मंडल में गैसों का, जब जो आदर्श गैस हैं, प्राकृतिक रूप से जितनी गैसें हैं, उसमें हम और गैस ऐड कर दें। ठीक है। मान लीजिए हम CO2 को ही, CO2 मान लीजिए कि 2% एकदम अनिवार्य रहना। ठीक है। CO2 2% रहना अनिवार्य है वायुमंडल में, मगर हम इसको और इसमें
उत्सर्जन कर करके CO2 को हम 3% कर दिए। ठीक है, तो किसी चीज़ की, कोई एक संतुलित चीज़ है, किसी चीज़ में किसी चीज़ की अधिकता या किसी चीज़ या उसकी कमी, अधिकता या कमी जो होती है प्रदूषण फैलाती है। या तो बहुत अधिकता हो जाए या बहुत कम हो जाए, वो प्रदूषित हो जाएगा, कोई भी चीज़ होगा। ठीक है, उसको यूजलेस बना देगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए अधिकता ही हो गई, बढ़ गया इसमें, तो क्या होगा, ये प्रदूषण इसमें हो जाएगा। तो समझ रहे हैं प्रदूषण का मतलब ना, गैस में किस तरह से मंडल में प्रदूषण होगा, तो गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आदर्श होना चाहिए, उसमें हम ऐड करके या उसको हमेशा कि वो गैस ही खत्म हो गई, तो वो जो है प्रदूषित हो जाएगा, वो डिसबैलेंस बना देगा। ठीक है, तो प्रदूषण वहाँ हो गया। सब समताप मंडल में कैसे प्रदूषण हम कर रहे हैं, तो ओजोन अभी डिप्लीशन देखे हैं ऊपर कि हमने ऐसा ऐसा गतिविधियाँ किया, हेलोजन का यूज किया, आयोडाइड, ब्रोमाइड, CFCs की, ये क्षोभ मंडल में जाके ओजोन को गला रही थी, तो यहाँ प्रदूषण हुआ। हिमनद में क्या किया हम लोग, हिमनद में कैसे कैसे दिक्कत, कैसे प्रदूषण हो गया इसमें, तो इसमें एरोसॉल चले गए हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट हिमनद पे पड़ गए हैं। तो जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हिमनद पे पड़े हैं, तो एल्बिडो इफेक्ट हुआ है उसका, हिमनद का एल्बिडो 100% होता था पहले, मगर इसमें ब्लैक स्पॉट होने की वजह से, जैसे काली खोली जाके यहाँ गिर गई है, जम गई है, तो बर्फ़ में कहीं कहीं, तो ब्लैक स्पॉट होने की वजह से कालिख जो है सन की लाइट को ऑब्जर्व करके गर्म हो रही है, जिससे कि ये बर्फ़ पिघलने लगेंगे। तो हिमनद भी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से हिमनद पिघल रहे हैं, तो प्रदूषित हो रहा है। झील में देखें हैं तो हम लोग खाना पीना बनाते हैं, तो देखते हैं जो खाना बच जाता है तो बर्तन धुलते हैं, तो चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी जो चिपकी रहती है सब झील में जाती है, तालाब में जाती है। तो वहाँ पे क्या कहती है, न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं उसको, न्यूट्रिफिकेशन, कि जितना बढ़ेगी उतना काई, शैवाल, जलकुंभी, छोटे छोटे कीड़े जो हैं पूरा बढ़ने लगेंगे उसमें, उस झील में, और उस झील को पूरा पाट देंगे उसमें जो है, उसको बर्बाद कर देंगे एकदम से। ठीक है, नदी में तो हम तमाम तरह से देख रहे हैं कि जो हमारे जो उद्योग हैं उसके पानी, उद्योग का जो कचरा, गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है, और जो केमिकल वेस्ट है, मैकेनिकल वेस्ट है, या फिर हम घर का वेस्ट है, नाले का, सीवर का पानी, सब नदी में जा रहा है, तो प्रदूषित हो रहा है। सागर में प्लास्टिक का गार्बेज कहीं कहीं पाया जा रहा है। CO2 की मात्रा बढ़ने से अम्लीकरण हो रहा है, सागर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रदूषण ये इसमें हो रहा है। पौधों में, जंतुओं में, तो पौधों में भी प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि अब देखोगे पहले आम होता था, तो अब यही चीज़ें काला हो जाएगा, आम किनारे से कहीं काला हो गया, आम की जो साइज़ है छोटी हो गई एकदम से, अनियमित तरीके से कभी बौर आ जाता है, कभी कभी आम ठंडी में मिलने लगे हैं, और जंतुओं में तमाम तरह के रोग फैलने लगे हैं, तो ये प्रदूषण का ही असर है। ठीक है, जलमंडल में और भी प्रदूषण जैसे हो गया, अम्लीकरण बढ़ रहा है, pH में बदलाव आ रहा है उसके। ठीक है, और उसमें जो है मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रदूषण, मेटलों के हैवी प्रदूषण, जैसे कि यूरेनियम का प्रदूषण हो गया, वो हो गया, फ्लोराइड का प्रदूषण हो गया, ये सब पूरा जो है आर्सेनिक का प्रदूषण पूरा जलमंडल को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, और मछलियों में जो प्रदूषण होता है, जैसे बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, तो पूरा ये प्रदूषण के सब प्रकार ही हैं जो हम बताएं आपको। ठीक है, तो क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण यही है कि उसकी जो जितना उसकी आदर्श मात्रा होती है उसमें या तो बढ़ोतरी हो गई या तो घटोतरी हो गई, तो प्रदूषण हो गया। तो प्रदूषण भूमि, वायु, जल, भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला भौतिक गुणों के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे, और पर्यावरणीय भाग के आधार पे कैसे प्रदूषण हो सकते हैं। तो भौतिक आधार पे जैसे गैसीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाता है, धूल प्रदूषण होता है, ताप प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, रेडियो सक्रिय या उसको रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये पूरा भौतिक गुणों पे आधार पे है प्रदूषण। इतना तो ये हवा का है, गैस प्रदूषण, धूल प्रदूषण। ताप प्रदूषण जो होता है, ये पानी में, समुद्री पानी जो होता है, जहाँ थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो गर्म पानी अगर हम छोड़ देते हैं तो उसका कुछ किलोमीटर का एरिया समुद्र का गर्म हो जाता है, जिससे कि उस क्षेत्र की मछलियाँ और अन्य जीव जो हैं बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तो प्राकृतिक, तो ज्वालामुखी फूटने से भी प्रदूषण फैलता है। अब मानवकारी या एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक, याद रखिएगा इसको, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। पूछता है कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, तो मानव निर्मित जो प्रदूषण है, मानव वेदी जो है, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि में उत्पन्न जो प्रदूषक हैं, ये सब है। ध्वनि प्रदूषण, मानव द्वारा गाड़ी से सीटी मारना, बड़े बड़े इंडस्ट्री का जो आवाज़ आती है वो सब ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो कई हर तरह का प्रदूषण मानव ही फैला रहा है।
और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण जैव निम्नीकरण, जैसे घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज आदि जो है जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो जैव निम्नीकरण तो है, मगर जिस जिस क्षेत्र में जाता है पानी में या तो जमीन में, तो वहाँ पॉल्यूशन फैलाता है। जैव निम्नीकरण रहित, जैसे प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सा क्लोराइड हो गया, ये सब जो है ये बायो मैग्निफिकेशन करते हैं शरीर में। जैसे डीडीटी है, शरीर में घुस जाएगा और वहीं जाके बायो एक्मुलेशन बायो बायो एक्मुलेशन करता है ये। ठीक है, तो बायो एक्मुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एक तरह का। आगे अगर इसमें आएगा तो आएगा, नहीं तो आगे बताएंगे, किसी न किसी सीरीज में आएगा ही वो। तो ये सब है, ये सब प्रदूषण फैलता है पर्यावरणीय भाग के आधार पे। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, तीनों पे प्रदूषण होता है। तो सब तरह का प्रदूषण इस तरह से फैलता है। तो सब में मतलब यही है कि या तो अधिकता हो गई किसी चीज़ की, या उसमें कमी हो गई उस चीज़ की, तो वो प्रदूषण उसका हो गया है। ठीक है, जैसे अभी एक सीरीज बता रहे थे, तो कुपोषित कौन कौन है? तो अधिक खाने वाले भी कुपोषित है और कम खाने वाले भी कुपोषित है। ठीक है, तो वही बात है, प्रदूषण वही है कि ज़्यादा हो गया तभी प्रदूषण है, कम हो गया तभी प्रदूषण है। तो इस प्रदूषण के लिए क्या हम करें? तो धारणीय विकास का माहौल आया कि धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो ऐसा विकास जो कि अपने भविष्य के लिए भी संसाधन को बचाते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो धारणीय विकास की अवधारणा जो है, जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यूज किया जाता है संसाधनों को, तो वो धारणीय विकास में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओआर सब में पूछ चुका है। धारणीय विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED, ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की था। आवर कॉमन फ्यूचर जो आया था, इसमें जो है सबसे पहले सतत विकास का या धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट आया था 1987 में। इंपॉर्टेंट है, 1987 डेट भी याद रखिए, आवर कॉमन फ्यूचर भी याद रखिए, कभी कभी दे देता है, इसको पूछ लेता है। अगला कि वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में सर्वप्रथम क्या किया गया था? जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण के लिए बात की गई थी। पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया था। सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सुरक्षा देने की बात की गई थी। विकासशील देशों में गरीबी निवारण या जनसंख्या नियंत्रण में काम करने के लिए कहा गया था। और धारणीय या सतत विकास की अवधारणा के लिए सर्वप्रथम जो प्रतिपादक थे, ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी। ठीक है, तो वही थे। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में पूछा था, ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987, तो इसी में सर्वप्रथम जो है सतत विकास की अवधारणा दी थी। सतत विकास की अवधारणा इसने दी, मगर ये पॉपुलर नहीं हुआ, पॉपुलर हुआ आवर कॉमन फ्यूचर से। ठीक है, तो इसी का भाग ही है कॉमन फ्यूचर, पॉपुलर इसी से हुआ था, इन्हीं दोनों को मिला के ही। तो आवर कॉमन फ्यूचर इसी का भाग है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट याद रखिएगा, इसमें पूछ सकता है और इसके नाम से पूछ सकता है, आवर कॉमन फ्यूचर। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो थी, धारणीय विकास में ब्रेटलैंड की रिपोर्ट थी, तो इंपॉर्टेंट है ये। 1987 में आया था ब्रेटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से आई थी। तो एक ही, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये बात पूरा है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, तब हम बार बार जोड़ दे रहे हैं इस पर। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अभी 2015 से 2030 तक में हमको पाना है, तो उसमें 17 लक्ष्य हैं और 169 जो है इसमें सब टारगेट हैं इसके। तो इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्रवाई चल रही है। तो नीति आयोग भी इसके लिए तत्पर है कि कैसे हम जो है ये लक्ष्यों को प्राप्त करवाएं। तो क्या क्या है, तो इसको मिलान कराता है, इसको भी देख लीजिए। तो बार बार ये 14 पूछता है, 13 पूछता है, 4 पूछता है, और 7 8 कुछ भी पूछ देता है, 6 पूछता है। तो पहले में क्या है, तो गरीबी की समाप्ति करना, किसी प्रकार की गरीबी को समाप्ति करना है, किसी प्रकार की भूखमरी को समाप्ति करना है, हर प्रकार की भूखमरी को। तीसरे में स्वास्थ्य और सुरक्षा, चौथे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवें में लैंगिक समानता, छठे में जल एवं स्वच्छता, सतवें में किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, शहरी संवहनी, शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 है जलवायु कार्रवाई, 14 पूछता है जलीय जीवन की सुरक्षा, 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16 में शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17वां लक्ष्यों के पार्टिसिपेशन में भागीदारी। तो इसको किसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा भैया, कम से कम 5 7 इसमें शायद से 4 याद होना चाहिए आपको, 2 याद होना चाहिए भुखमरी वाला। 5वां लैंगिक समानता है, 6वां जल स्वच्छता है। ठीक है, और असमानताओं में कमी 10 है। ठीक, और जो है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13 नंबर जलवायु कार्रवाई, 14 है जलीय जीव और 15 है स्थलीय जीव। तो ये मेन चीज़ें थोड़ा याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये पूरा मामला हो गया। अब जो है ये भी पूछता है कि
प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? तो ये भी पूछता है प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है। तो ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। जो सीधे वायु में जाते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड सीधे निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड सीधे निकलता है SO2, अमोनिया NH3 सीधे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सीधे जाता है, PM पार्टिकल जो है सीधे जाते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 ये भी सीधे वायुमंडल में, ठीक है, कोयला दहन से, पेट्रोलियम दहन से, ठीक है, किसी किसी के अपूर्ण दहन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, लकड़ी जलाने से, कणीय प्रदूषण जो होता है, धुआं से फैलता है, और जो विनिर्माण क्षेत्र है उससे फैलता है कणीय प्रदूषण जो है, ठीक है। तो ये याद रखिए इस बात को। तो प्राथमिक प्रदूषण में ये आता है। अब इससे जो डिराइव होता है, इनसे जो डिराइव होके जो बनता है दूसरा प्रदूषण, उसको द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं। तो इसका निर्माण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। समझ रहे बात को? तो ये द्वितीयक प्रदूषक इनसे जो है प्राथमिक से जो डिराइव होके ये लोग बनते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो सेकेंडरी बनते हैं, ठीक है। तो इनका निर्माण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रभाव में आने के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन से ओजोन बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है, HNO3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4 जिससे अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो बनते हैं कैसे बनते हैं, तो ये द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। तो ये पूछता है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये, कि प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं। तो अब से याद होना चाहिए आपको कि प्राथमिक प्रदूषक में जो डायरेक्ट एयर में जो डायरेक्ट निकलते हैं, जो किसी से बनते नहीं है, किसी के दहन से, किसी के खनन से जो डायरेक्ट निकलते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। और उनसे जो बनते हैं, उन प्राथमिक प्रदूषक से जो प्रदूषक नए प्रदूषक का निर्माण होता है, वो प्रदूषक क्या कहलाता है, तो द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। याद रखिएगा इसको। वायु प्रदूषण किस तरह से फैलता है? तो वायु प्रदूषण, तो वायु का जो संगठन है, जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें किसी में अधिकता आ जाए, किसी में कमी आ जाए, तो डिस्बैलेंस हो जाता है, तो वही वायु प्रदूषण है। तो क्या होता है, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों की निश्चित अनुपात, जो अनुपात बता रहे हैं आपको, में अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है, तो वायु प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। जैसे PM पार्टिकल मैटर, या PM मैटर होते हैं, PM पार्टिकल कहते हैं इसको, या PM मैटर, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, इनका नाम पूरा फुल फॉर्म होता है। तो 10 माइक्रोन से बड़े जो होते हैं आकार वाले कणों को शुद्ध कणीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इनसे फैलता है PM जो 2.5 है, और PM 10 है। ये दोनों ही प्रदूषक फैलाते हैं, प्रदूषक हैं। फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश एक सूक्ष्म पाउडर है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन जो है मुख्यतः कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। इसमें जो होता है शीशा होता है, कोबाल्ट होता है, आर्सेनिक होता है, कॉपर होता है, ठीक है। एक UPSC में पूछा था कि जो फ्लाई ऐश है उसमें क्या क्या होता है, तो शीशा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, कॉपर और अन्य जो है भारी धातु उसमें होते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें जो क्या होता है, श्वसन तंत्र संबंधी जो रोग है होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण भी बाधित होता है। कैसे? क्योंकि जब ये आसमान में फैले रहते हैं तो सनलाइट पूरा जो है आ नहीं पाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता, तो प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है इनसे। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है निलंबित कणीय पदार्थ, जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोमीटर तक होता है इनका। तो 10 माइक्रोमीटर से छोटा आकार के जो कण होते हैं उनको PM 10 कहते हैं। जो श्वसनशील निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं, जो कि सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर के छोटे आकार के कण जो होते हैं PM 2.5 श्वसन संबंधी बीमारियों को पैदा करते हैं। 2.5 सबसे खतरनाक होते हैं, ये श्वसन संबंधी बीमारियों को फैलाते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फैलाता है। तो कार्बन CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसे निकलता है, तो किसी भी ईंधन के अपूर्ण दहन जब होता है, अपूर्ण दहन से, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, तो क्या ये जो है हीमोग्लोबिन के ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ही मिलकर तुरंत क्रिया कर लेता है, बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, और हीमोग्लोबिन तुरंत घुल जाता है। तो जब ग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाती है, किसमें, हीमोग्लोबिन में, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता जो है, ऑक्सीजन की ढोने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की ढोने की क्षमता कम हो जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है, तो ऑक्सीजन कम जा पाता है।
तो हमारे घबराहट होने लगती है, जल्दी जल्दी हम सांस लेने लगते हैं, दम घुटने लगता है, तो उसी को दम घोटू गैस कहते हैं। ठीक है। अगला है मीथेन है CH4। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु जो है वातावरण में मीथेन के उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। तो खेत जो हम खेती करते हैं धान की, उसमें से भी काफ़ी मीथेन निकलती है, कोयले की खदानों से निकलती है। और जो जुगाली करते हैं, जो पशु होते हैं, जो जुगाली करते हैं, खाना खाने के बाद जो अपना जो घास फूस खा लेते हैं, सब बैठ के पगुरी करते हैं, सब गाँव में कहते हैं पगुरी कर रहा है, तो पगुरा रहा है, तो जो पगुरी करते हैं सब, तो उसमें से मीथेन काफ़ी निकलती है। ठीक है, तो वो भी है, तो वो भी ग्रीन हाउस गैस है। और प्रदूषक भी है। अगला बेंजीन है। बेंजीन एक रक्त कैंसर होता है, बेंजीन से ज़्यादा बेंजीन हो जाता है तो। कैडमियम है। तो कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं, और इटाई इटाई रोग जो है, इसी कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं और रक्तदाब को बढ़ा देते हैं, तो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। तो ये जो है पूरा जो है प्रदूषण के बारे में। तो इन प्रदूषणों की जांच करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक निकाला था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, AQI कहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें शुभारंभ किया था। इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया था। ठीक है। तो 8 प्रदूषक कौन कौन थे? तो इसमें CO2 नहीं है, याद रखिएगा, CO2 प्रदूषक नहीं है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। CO2 दे देगा, कन्फ्यूज जाएंगे, लिख के भी गड़बड़ी, कई मत मेन से अगर दे रहे हैं तो कभी CO2 को मत लिखिएगा उसमें प्रदूषक में, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें PM10 है पहला, PM2.5 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NOx, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, अमोनिया है, और लेड है। ठीक है। ये 8 श्रेणी में जाते हैं। ठीक है। और अच्छा वर्ग जो होता है इनका, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 से 50 में आता है तो हरा रंग जलता है, संतोषजनक होता है तो हल्का हरा जलता है, सामान्य प्रदूषण होता है तो गुलाबी जलता है, खराब प्रदूषण होता है तो पीला जलने लगता है, अति खराब होता है तो लाल हो जाता है, और गंभीर हो जाता है तो गहरा लाल जलने लगता है। तो ये बताता है कोड जो है, जहाँ जहाँ पे ये लगा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, तो उसमें बत्ती जलती रहती है उस एरिया का, कि कितना इसमें वायु प्रदूषण किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब जल प्रदूषण को देख लेते हैं। तो एयर पॉल्यूशन में उतना ही था, अब इससे अधिक एयर पॉल्यूशन में नहीं पूछेगा। RO UPPCS तक में आपका कवर हो गया है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया इसमें PDF बनाया गया है इसका। ठीक है। तो अगला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण देखते हैं, जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग से होता है, BOD जो कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को BOD कहते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है तो उसको COD कहते हैं। और घुली ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन को के आधार पर तथा pH मान के आधार पर किया जाता है गुणवत्ता का निर्धारण, कि उसका BOD कितना है, उसका COD कितना है, उसका DO कितना है, उसका pH कितना है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, BOD क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। ठीक है। पीने के स्वच्छ जल की जो BOD की मात्रा होती है 1 ppm से कम होनी चाहिए। तो BOD होता क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि जल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मान लीजिए कि चावल का टुकड़ा हो गया, ठीक है, कुछ दाल हो गया, दाल का कुछ कण हो गया, कुछ भाग हो गया, मान लीजिए 1 लोटा दाल हो गई, एक तालाब है छोटा सा, उसमें चावल के टुकड़े हैं, दाल है, और अन्य भी कुछ मृत्यु छोटे छोटे जीव हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो गई है। तो उनको अपघटित करने में, इनको दाल चावल आलू टमाटर जो भी है, इनको अपघटित जब करते हैं, किसी को जो कोई भी आदमी किसी चीज़ को खोदेगा या अपघटित करेगा, तोड़ेगा, तो उसको ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ऊर्जा जो लगती है, जो इसको बैक्टीरिया जो तोड़ते हैं इनको, तो उनको जो है ऑक्सीजन, जितना वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना उनको तोड़ने के लिए। तो जल में कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करने के लिए, तो इनको जो अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को हम क्या कहते हैं, BOD कहते हैं। तो जितना ऑक्सीजन ज़्यादा, BOD ज़्यादा होगा, जिस वाटर का, जिस पानी का BOD जितना ज़्यादा होगा, तो उससे ये पता चलेगा हमको उस पानी में उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, या उतने ही ज़्यादा में वहाँ पे दाल चावल और अन्य तरह के प्रदूषक उसमें मौजूद हैं, कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं, तभी ऑक्सीजन की डिमांड जो है इतनी बढ़ी हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो ऑक्सीजन डिमांड ये होती है कि जो दाल चावल को गलाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को जो अपघटित करने वाले जीव होते हैं, तो उनको जितनी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो उसी को कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं।
तो बीओडी जिसकी ज़्यादा रहेगी तो इसका ये मतलब है कि बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं दाल चावल को तोड़ने के लिए या कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः नदियों में जो बीओडी का स्तर होता है 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। तो नदियों के जो पीने के स्वच्छ पानी में 0.1 ppm से कम होना चाहिए। सामान्य नदियों में बीओडी का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वार, पैराटाइफाइड, पेचिस आदि रोग जो होते हैं जल प्रदूषण के कारण होते हैं। तो पूछता है जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो हैजा होता है, तपेदिक होता है, पीलिया होता है, अतिसार होता है, मियादी ज्वर होता है, पैराटाइफाइड होता है, पेचिस होता है, ये सब रोग जो होते हैं। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस के रेशे से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस या फेफड़े के कैंसर के रूप में कैंसर के फेफड़े के कैंसर का रूप है नामक रोग होता है, जब एस्बेस्टस के रेशे युक्त जब जल का सेवन आदमी करता है तब। अगला है पारा युक्त जल पीने से मीनामाती रोग होता है, मीना माता रोग होता है। ठीक है, जो पारा युक्त पानी जो पीता है तो मीना माता रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तथा कैडियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, कैडियम की अधिकता से। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, जब ऑक्सीजन की आर्सेनिक के पानी में प्रदूषण ज़्यादा होगा आर्सेनिक का तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। सीसा युक्त जल पीने से एनीमिया होता है, सिर में दर्द रहेगा और मांसपेशियां कमजोरी का आभास होता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसका। और नाक नाक नी संलक्षण फ्लोरोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। जब फ्लोराइड जब ज़्यादा हो जाता है तो दांत जो होता है, देखेंगे दांत का कुछ लोगों का दांत होता है तो यहाँ यहाँ पीला पीला हल्का हल्का उनके दांत पे चिपका रहता है, वो छूटता भी नहीं है, जैसे पीला पीला बना रहेगा, हड्डियाँ टेढ़ी रहेगी, उनके दांत का क्षरण होने लगेगा। तो कई कारण होता है जो फ्लोराइड हो जाता है पानी में ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जो है जल में दिक्कत होती है जब, तो ये होता है। अब इसमें जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं दिया है, केमिकल सीओडी के बारे में नहीं दिया है, तो उसको बता देते हैं सीओडी क्या होता है। तो सीओडी क्या होता है, तो पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ है पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए, रासायनिक रूप से तोड़ने के लिए या ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये कैसे अलग होती है उससे, बीओडी से। तो बीओडी जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जबकि सीओडी जो होता है रासायनिक ऑक्सीकरण के माध्यम से मापा जाता है इसको, सीओडी को। तो थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको सीओडी कहते हैं। ठीक है, और बीओडी किसको कहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीव द्वारा तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए छोटे छोटे कण में तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन होती है उसको बीओडी कहते हैं, बीओडी। ठीक है, तो सीओडी सीओडी तो सीओडी जो है कार्बनिक पदार्थ का रासायनिक रूप से ऑक्सीकरण करने के लिए, ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए जो जरूरत होती है ऑक्सीजन की, जितनी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो उसको कहते हैं सीओडी। और बीओडी क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ है दाल चावल को क्या करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बीओडी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। ठीक है, और पीएच सभी जानते हैं कि पीएच जो है 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ती है, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा वो, और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बात होती है। अगला ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तो भी पूछता है, ध्वनि प्रदूषण पूछता है। तो उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछनीय शोर के कारण उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो अवांछनीय जब शोर होने लगता है तो कुछ लोगों को अशांति होने लगती है, उनका मन घबराने लगता है, उनको बेचैनी होने लगती है, तो इस दशा को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता की मापने वाली इकाई होती है उसको डेसिबल कहते हैं। तो ये भी पूछता है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। अगला, ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधे को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि ध्वनि को अवशोषित करते हैं हरे पौधे। तो इसके लिए ग्रीन मुफलर चला था, ग्रीन मुफलर कभी पूछेगा क्वेश्चन आपको, ग्रीन मुफलर जो मुफलर हम लोग बांधते हैं ठंडी में, ग्रीन मुफलर किसके लिए था, तो ग्रीन मुफलर जो है
ध्वनि प्रदूषण के लिए था। ग्रीन मफलर मतलब होता था कि रोड के किनारे किनारे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे लगाए जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण को वो लोग कंट्रोल में करें। तो ध्वनि डेसिबल में ध्वनि स्रोत, तो 20 डेसिबल अगर चल रहा है तो पत्तियों की सरसराहट जो होती है, जो पत्ती सरसराती रहती है, सुबह उठेंगे या तो बारिश जब हवा चलती रहती है तो देखिए पत्तियां सरसराती रहती हैं, तो वो जो होता है 20 डेसिबल उनकी होती है। फुसफुसाहट, दो औरतें फुसफुसाहट कर रही हैं इससे, तो वो फुसफुसाहट जो है वो 30 डेसिबल का होता है। शांत कमरे की ध्वनि, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शांत कमरे में जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल की होती है। 60 डेसिबल का सामान्य बातचीत जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी बोल रहा हूँ मैं कि क्या हो रहा है, आइए हमारे चैनल पे सब देखिए होगी, तो ये जो है 60 डेसिबल के आसपास है। 80 से 85 डेसिबल में ट्रक और बसों की आवाज़, जैसे जैसे रोड अपने रूम से जैसे रोड पे गए तुरंत ही, तो रोड पे जैसे जाएंगे तो आप 60 डेसिबल में चले जाएंगे, 80 से नहीं, सॉरी, 80 से 85 डेसिबल में चले जाएंगे। ठीक है। आज अभी वो जा ही रहे थे अचानक से घूमने के लिए बाहर, तो ऊपर से जेट इंजन की आवाज़ आ गई, तड़तड़ाती हुई जहाज जाने लगी, लड़ाकू विमान, तो 120 होता है। जेट इंजन की आवाज़ जो है 120 डेसिबल पे, 150 पे जेट प्लेन की विमान होती है, जैसे प्लेन जो उड़ती है वो है। रॉकेट इंजन तड़तड़ाते हुए रॉकेट इंजन जाता है, तड़तड़ाते हुए बहुत चट 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 चटकते हुए जाता है, तो 180 डेसिबल होता है। तो ये सब पूरा मामला है आपका। ठीक है। 60 से 65 अगर पूछता है, 60 से और 70 के बीच में जब पूछे आपसे, तो वो जो होता है जिस जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ये लगी होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उस तरह की शोर आता है 60 से 65 में, 60 से लेकर 70 के बीच में। ठीक है। तो इसको पूछता है कभी कभी, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगला है प्रमुख जो है स्वैच्छिक पर्यावरण मानवाधिकार संगठन कौन कौन से हैं, तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, तो पूछता है। तो यूनेप है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो 1972 में स्थापना हुई थी, नैरोबी केनिया में इसका जो है हेडक्वार्टर है, तो नैरोबी केनिया में याद रखिएगा। रेड क्रॉस 1863 में बना था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, मानवाधिकार संगठन है ये। ग्रीन पीस है 1971 में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा है, 1961 में लंदन में है ये, इंग्लैंड में। वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है, WWF है, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ह्यूमन राइट वॉच 1978 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। IPCC 1988 में बना था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रैफिक जो है एक तरह की संस्था है, ये जो है ये गैर जो तस्करी होती है, जो इंडेंजर्ड या उस तरह की जो फ्लोरा और फौना होते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, उनको रोकता है, ये उनको देख रेख करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है 1966 में नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेड ऑफ अर्थ जो 1969 में बनी है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। IUCN जो है वो 1948 में बनी है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह का कुछ पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको भी ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन था स्वीडन में हुआ था 1972 में, तो इसमें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है कौन, तो 1972 का पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है स्टॉकहोम सम्मेलन। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य पर्यावरण UNEP की स्थापना इसी में हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में होगी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था 1987 में, ओजोन परत वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाएगा। रियो डी जेनेरियो रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, 1992 में। सतत विकास एजेंडा 21 इसमें स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पे UNFCCC की स्थापना इसी में हुई थी 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद 1997 में। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती करने के लिए हुआ था, 1990 के स्तर का 5.2% कटौती करने का निर्णय लिया गया था इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल में। और इसी से कार्बन ट्रेडिंग निकला। कार्बन ट्रेडिंग जोहानसबर्ग में हुआ था, रियो 10 हुआ था 1992 में, रियो हुआ। 10 वर्ष बाद जो हुआ जोहानसबर्ग का रियो 10 हुआ, जो 2002 में हुआ। इसको पृथ्वी 10 सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इसमें गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई और सतत विकास पर बल दिया गया इसमें। और कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ था 2010 में, तो $100 अरब से हरित कोष को ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया गया था इसमें, कानकुन सम्मेलन में। ठीक है। रियो 20 था सम्मेलन, ब्राजील में हुआ था। ठीक है। तो अगला जो है, तो रियो 20 जो हुआ था ब्राजील में 2012 में हुआ था, तो द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया था इसमें। जीरो हंगर चैलेंज इसमें लाया गया। ठीक है। तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड 2021 में हुआ, तो इसमें कृषि विकास निधि, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि
कि नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई इसमें। ठीक है, तो ये मेन जो हुआ था। और अभी एक सम्मेलन ये सब हुआ। ठीक है, तो ये सब हो गए हैं। तो देखते हैं, पुरस्कार भी थोड़ा देख लेते हैं। पुरस्कार इंपॉर्टेंट पूछता है कभी कभी कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए मिलता है। तो टायल पुरस्कार जो होता है 1973 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। तो गोल्डमैन पुरस्कार पूछता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। गोल्डमैन पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पांडा पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है। सासाकावा पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है। व्हिटली पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये सारे जो पुरस्कार हैं पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो कौन देता है संस्था, यहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अब थोड़ा देख लेते हैं जो कन्वेंशन, जो पुरानी कन्वेंशन है जो बार बार पूछता है, उस कन्वेंशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सम्मेलन, पर्यावरणीय सम्मेलन को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये रामसर को हम लोग देख लिए कि 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है, वर्तमान में तो 127 दिया है, मगर अभी 89 है पूरे भारत में। तो ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन, अभी देखे थे स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या क्या निकला था 1972 में। तो पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण था, इसमें यूएनईपी का परिणाम था। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, केनिया के नैरोबी में। अभी देखे थे इसको। साइट्स का आया था, साइट्स वन्य पशु एवं वनस्पति के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार सम्मेलन जो है साइट्स कहते हैं इसको, 1973 में आया था। ठीक है, वाशिंगटन सम्मेलन में इसका, वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछेगा वाशिंगटन सम्मेलन क्या है, तो वो साइट्स का है। ठीक है, इसमें प्राप्त होने वाले उत्पादों अथवा लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार का नियंत्रण या रोकथाम करना है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है प्रवासी वन्य जीव के लिए जो CMS है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, 1979 में आया था। तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का सम्मेलन है। बॉन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तत्वाधान में इसको लाया गया था। तो ये क्या करता है कि जो पशु जो है माइग्रेट करते हैं, जैसे साइबेरिया के पक्षी आते हैं, इलाहाबाद में देखे होंगे आप संगम में। तो कबूतर की तरह होते हैं जो पानी में उड़ते रहते हैं, तो वो साइबेरिया से आते हैं। तो उस तरह के जो पक्षी आते हैं, तो उनकी संरक्षण के लिए कि किस रूट को फॉलो करके आ रहे हैं, तो उस रूट को कंजर्व करना, उनकी देखरेख करना, वो CMS में ही आता है। तो 1979 में बना था ये। ठीक है, नैरोबी घोषणा पत्र 1982 में सतत विकास प्राप्त करना, इसमें स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ थी इस समय। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था, और इसी कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनीकरण का लक्ष्य शामिल किया गया था। इसके बाद ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन दिवस। ठीक है, और ओजोन को कम करने के लिए भी प्रयास किया गया इसमें। हाईगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षय कारी पदार्थों के नियंत्रण करने के लिए तो संरक्षण हेतु यह प्रोटोकॉल था। सार्वभौमिक संधि थी, सभी संयुक्त राष्ट्र को यह मंजूर की गई। सभी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी नेशन थे, सभी ने इसको मंजूर किया। कानूनी रूप से अनिवार्य थी, बाध्यकारी थी, इसको मानना ही मानना जो साइन करेगा। केवल ओजोन परत के क्षय वाले पदार्थ को लक्ष्य बनाया गया इसमें। ग्रीन हाउस गैस अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसमें नहीं शामिल था उस टाइम पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट जो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे 1987 में, सतत विकास की इसमें पहली बार अवधारणा सिद्धांत इसमें दिया गया था। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, रियो सम्मेलन जो हुआ था उसके बारे में हम लोग देख ही लिए हैं। तो इसमें हस्ताक्षर किए गए और 3 समझौते साइन किए गए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, और UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट एंड कंजर्वेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन। क्या होता है फुल फॉर्म इसका UNCCD का? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये 3 जो था इसमें आया था, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग खुद एक चैप्टर है, एक किताब है, ये सब दोनों तीनों। ठीक है, ये आया था, मोटा मोटी इसको समझिएगा। एजेंडा 21 के बारे में जानते हैं। उसमें था सतत विकास के लिए 1992 में। पृथ्वी रियो सम्मेलन जो हुआ था 1992 का परिणाम था ये एजेंडा 21। ठीक है, 21 जो 21वीं सदी को दिखाता है, अनिवार्य नहीं था, ये बाध्यकारी नहीं था सब पे। ठीक है, UNFCCC 1992 में इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई थी इसकी स्थापना? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए हुई थी UNFCCC की स्थापना। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में उत्पादित परिणाम की संधि है, पर्यावरणीय संधि है। ठीक है, जैव विविधता पे CBD जो हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 में। तो 3 लक्ष्य थे इसमें, जैव विविधता अथवा जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव घटकों का स्थानीय उपयोग करना, और आनुवांशिक जो संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों को
जो अनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लादनों को जो पारंपरिक साधन थे उससे जो लाभ प्राप्त होंगे तो उसको निष्पक्ष रूप से न्यायसंगत रूप से साझा किया जाएगा सब में। ठीक है। जो लोग कंजर, जैसे हल्दी हो गया, तो हल्दी के जो गुण हैं, औषधीय गुण हैं, तो जो लोग हल्दी को बचाए हैं तो उनको, उससे जो हल्दी के जो प्रोडक्ट बनेंगे सब दुनिया देश में बिकेंगे, जो उससे फायदा होगा तो सबको बांटे जाएंगे, जिन्होंने उसका कंजर्वेशन किया वो सबको बांटा जाएगा बराबर बराबर। तो ये इसमें आता था। तो ये जो है कानूनी रूप से अनिवार्य है और अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर किया, लेकिन अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। सीबीडी के लिए दो प्रोटोकॉल हैं, एक तो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल कहते हैं, तो पूछता है कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता सहमति से संबंधित है। नगोया में ये आता है संसाधनों का बांटना, ठीक है, नगोया में ये आता है, और कार्टेजेना में जैव सुरक्षा वाला आता है। ठीक है। जैव सुरक्षा कार्टेजेना में भी आता है कि जो अनुवांशिक रूप से हम परिवर्तित कर रहे हैं जिसको, तो क्या वो जैव सुरक्षा सुरक्षित है हम लोगों के खाने पीने के लिए, तो वो मामला है इसमें। और नगोया जो है न्याय संगत साझेदारी में बांटने के लिए है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। नगोया और किसमें है? नगोया और कार्टेजेना जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के प्रोटोकॉल ने 2002 में आया था। सॉरी, एक कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन 1994 में आया था, मरुस्थलीकरण को मुकाबला करने के लिए ये आया था। और ये मुख्यालय इसका बान जर्मनी में है। और एजेंडा सम्मेलन द्वारा रियो डी जेनेरियो एजेंडा 2021 की सीधी सिफारिश से हुआ था इसका जो है उत्पन्न इसका। और कानूनी रूप से अनिवार्य है। कनाडा बाहर हो गया, इसे निकल गया, इसे यूएनसीसीडी से कनाडा ही बाहर हो गया। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का सब जानते हैं, 1997 में आया था ये, COP3 में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को कम करने के लिए यूएनएफसीसी के तहत समझौता ये हुआ था। ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक। और जो मेन है उसको मैं इधर लाता हूँ, ये है, इसके बारे में पूछता है रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 किस लिए हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक जो रसायन होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उसके लिए पूर्व सूचित सहमति से ही उनका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन है, यूएन की संधि है, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, इसको मिलान करवाता है, 1998 में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्व सूचित करके ही उसको किसी देश में उसका आयात और निर्यात किया जाएगा। इस तरह से नहीं, इसे बताना पड़ेगा, इसको इनलीगल है अगर बिना बताए अगर लेके जा रहे हैं तो। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है किसके लिए 2000 में आए थे? जैव सुरक्षा के लिए है। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप रूपांतरित जीवों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनुवांशिक रूप से किसी जीव को, जैसे बीटी कपास हुआ, बीटी बैगन हुआ, बीटी सरसों हुआ, तो इसके द्वारा जो है जो बनाया जाता है इसको, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना, कि अगर इसको हम बीटी बैगन को हम ला दे रहे हैं और लगा दिए कहीं, तो मान लो उत्पादन तो बहुत बढ़िया हुआ, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगे, मगर आसपास की अन्य जो 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 फसलें हैं तो उसमें जो परागकरण उसका जाएगा, परागकरण होगा ना, वो जब छोटे मधुमक्खी हो गई, छोटे छोटे कीटनाशक हो गए, पक्षी हो गए जो परागकरण को फैलाते हैं, वो लोग कुछ करेंगे, जब परागकरण को फैलाएंगे तो अन्य जो फसलें हैं उसको नुकसान न पहुंच जाए। तो ये सब जांच कुछ करने के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल है। ठीक है। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में जो आया था, इसमें क्या है, दीर्घ अस्थायी जैविक प्रदूषण, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण रहते हैं, तो दीर्घकालिक जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना और प्रतिबंधित करना जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन का काम है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र की संधि है। अमेरिका इस संधि से के समर्थन में नहीं रहता है। और यह अंतर सरकारी रासायनिक सुरक्षा फोरम और अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्यक्रम के ने एक सूची तैयार की है, जिसे डर्टी डोजन के नाम से जाना जाता है। डर्टी डोजन कहीं यूपीएससी में पूछ सकता है, डर्टी डोजन किससे संबंधित है? तो डर्टी डोजन जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो आता है REDD और REDD प्लस 2005, तो विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन की कमी से उत्सर्जन में कमी जो होती है, तो क्या होता है, तो वर्ष 2005 में UNFCCC ने समझौता हुआ था। UNREED को वर्ष 2008 में शुरू किया गया, भारत इसमें भाग नहीं लिया। RDD प्लस बाली कार्यक्रम में 2007 में ये जो है आया, COP13 में इसको परिभाषित किया गया क्या है ये। ठीक है। और REDD प्लस का विस्तार हुआ। और दीर्घकालिक वन प्रबंधन, ये वन प्रबंधन संबंधित है, याद रखिएगा, भी काम किया गया इस पर। तो RDD प्लस प्लस पूछता है इसको, ये कार्बन सिंक का काम करता है। तो जो RDD का फुल फॉर्म था उसमें ये था कि रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका पूरा नाम था। तो
तो क्या करना था हमको कि रिड्यूस करना था इमिशन को, फॉरेस्ट को कम काट कर और फॉरेस्ट को लगाकर। तो फॉरेस्ट से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला नगोया प्रोटोकॉल जो 10 में आया था, इसमें क्या था कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन में उनके उपयोग से लेकर आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभों को उचित और न्यायसंगत साझा करना है इनका। तो सीबीडी के पूरक के समझौते के रूप में, कि जैसे हल्दी का बताया है आपको कि हल्दी का यूज करके किसी को बहुत फायदा हो रहा है, तो जो हल्दी को बचाया है पारंपरिक रूप से इंडिया के लोग, उनको भी इसका पैसा मिलना चाहिए। तो ये आता है। तो ये जो है मुख्य मौके थे। तो ठीक है, चलिए पूरा इन्वायरमेंट का हमने कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा बचा हुआ जो कि करंट अफेयर्स में करा देंगे उसको। जो नेशनल पार्क की सूची हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व सूची, तो बायोस्फीयर रिजर्व को आप देख ही लिए हैं। अभ्यारण्य की सूची हो गई, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे किसी में, तो शॉर्ट वीडियो या किसी में 2-3 मिनट का, 5 मिनट में उसको समझा दिया जाएगा बढ़िया से। तो पूरा इन्वायरमेंट का भी पूरा खत्म हो गया, लगभग 1.5 घंटे में पूरा इन्वायरमेंट खत्म। इससे बाहर लगभग 90% क्वेश्चन इसी में से आपके फंस जाएंगे। बहुत घबराइएगा मत, इसको अच्छे से 2-3 बार देख लेंगे, मामला सेट हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।